So, hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, आउटलेट्स वगैरह कवर कर चुके हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर नज़र मारने वाले हैं। बात करी गई है एयर पोल्यूशन को लेकर। तो बेसिकली एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड रिपोर्ट आई है साल 2020 की, ठीक है। ये 2020 की एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है IQ एयर। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? वो करी है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, और ये जो कंपनी है ये स्विट्जरलैंड में। तो इसने ये रिपोर्ट जारी करी, इसके अंदर बताया कि जो बांग्लादेश है वो टॉप नंबर 1 पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर पर आता है और भारत तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि भारत में भी काफ़ी हद तक पोल्यूशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे चाइना की रैंक क्या है वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, देखो क्या तगड़ा स्टेटमेंट आया है। जो दिल्ली है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कैपिटल की, यानी राज्य की। तो दुनिया के अंदर जो सारे के सारे कैपिटल्स है, जो राज्य हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है। दिल्ली ने यहाँ पर टॉप कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये भी बताया है, ये डेटा मैंने अभी आप लोगों को बताया साल 2020 का है, ठीक है। और इसको कंपैरिजन करें 2019 से, तो 2019 से हमारी हालत सही है। 2019 में और भी बुरी हालत थी, 2020 में हालत थोड़ी बहुत सही हो चुकी है। क्यों? वो आप लोगों को मालूम है, कोविड-19 प्लस लॉकडाउन वगैरह, उसकी वजह से पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दिस यहाँ पर दिल्ली अभी भी टॉप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन बताई गई। तो दिल्ली का हमने देख लिया। उसके बाद इंडिया की बात करें, ऑल ओवर द इंडिया की, तो वो पूरा का पूरा टॉप करता है थर्ड में, इसकी है थर्ड रैंक, ठीक है। और ये इसमें कितनी कंट्रीज है इस रिपोर्ट के अंदर, तो ये भी याद रखना 106 कंट्रीज हैं। 106 में से इंडिया की रैंक है थर्ड, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें कंट्री के लेवल पर, लेकिन कैपिटल सिटी के लेवल पर बात करें तो दिल्ली बिल्कुल टॉप पर है। और कंट्री के लेवल पर देखें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश टॉप पर है और पाकिस्तान सेकंड पर है और थर्ड पर है इंडिया। और चाइना आता है 11वें नंबर पर, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना की जो है रैंक है वो है 11वें। उसके बाद जो अगर हम बात करें, हमने अभी देख लिया दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड कैपिटल यानी राज्य है वो दिल्ली है। अब अगर हम बात करें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड शहर, सिटी, वो कौन सी है? वो है चाइना का एक सिटी है होतान। तो ये होतान सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इस रिपोर्ट ने बताया। और यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है बार बार। हालांकि 2020 के अंदर चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, इंप्रूव होने के बावजूद भी यहाँ पर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और दिल्ली लगातार तीसरी बार टॉप कर चुका है। आप कह सकते हो हैट्रिक मार चुका है, तीनों बार टॉप कर चुका है। पहले वाली रिपोर्ट में भी टॉप पे था, अब की बार भी रिपोर्ट में टॉप पर ही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं। ये है सेकंड आर्टिकल आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है MTP बिल के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। अब ये बिल जो है पास करा गया राज्यसभा के द्वारा, और इसके अंदर जो पता होगा आप लोगों को, जो आप कह सकते हो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो लोग एबॉर्शन करा सकती थीं, ठीक है, अगर उनके फोर्टल यानी कि जो ये बेबी बन रहा है पेट में, वॉम में जो ये बेबी बन रहा है, इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मलिटीज़, ध्यान रखना इस वर्ड पर, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ढेर सारी, तो यहाँ पर वो एबॉर्शन करा सकती थी। तो उसका टाइम पीरियड कुछ था, टाइम पीरियड यहाँ पे आपको मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। टाइम पीरियड इसका था 12 से 20 सप्ताह तक, यानी कि 12 से 20 सप्ताह बाद डॉक्टर की कंसल्टेंसी लगने के बाद, ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद, डॉक्टर का ओपिनियन होने के बाद जो है, उसके बाद 12 से 20 सप्ताह बाद जो है ये अपना टर्मिनेट करा सकती थी जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, मतलब अबॉर्शन करवा सकती थी अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो। नाउ अब यहाँ पे ये जो बिल पास करा गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, तो इस बिल के अंदर, यानी जो पहले वाला बिल था इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया, बदलाव कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 12 से 20 सप्ताह हुआ करता था, अब ये 20 से 24 सप्ताह कर दिया गया है। इसके बाद भी यहाँ पे जो है एबॉर्शन करवा सकती है अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो। एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, कोई अगर फोर्टल एबनॉर्मलिटी होती है तो वो महिला 20 से 24 सप्ताह बाद भी अपना जो है प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कर सकती है, एबॉर्शन करवा सकती है। तो बेसिकली ये चेंज आया है बिल के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है।
लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन एमपीज़ हैं, उनके द्वारा अभी भी ये कहना है कि विमेन को अभी भी पूरा फ्रीडम नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार क्या है, पूछना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड से पूछना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये सारे काम करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अपोजिशन पार्टी ये बोल रही है, हालांकि अपोजिशन में कोई भी होता तो मुद्दा तो उठाएगा ही। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप एट द लास्ट देखोगे जो ये ओरिजिनल बिल है, ओरिजिनल बिल को कब फ्रेम करा गया था? 1971 में इस ओरिजिनल बिल को फ्रेम करा गया था, लेकिन अब यहाँ पर इसके अंदर बदलाव लाया जा रहा है। ओके, तो ये थी चीज़ें, आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अब आप लोगों को मालूम होगा, हाल ही में मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो है 75% तक रिजर्वेशन लेकर आ चुका था कि हरियाणा के अंदर 75% तक रिजर्वेशन लिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज के अंदर। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहां पर 75% तक जो जॉब होंगी वो हरियाणा के लोकल पीपल के लिए रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, यानी कि हरियाणा के पीपल वहां पे काम करेंगे और उसके अलावा कोई उसके अंदर जॉब नहीं ले सकता। 75% रिजर्व कर दिया गया है हरियाणा के लिए, लोकल पीपल के लिए, जो हरियाणा के लोकल हरियाणवी होंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से झारखंड भी अपना एक बिल लेकर आ चुका है, ये झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021। अब झारखंड ने भी अनाउंस कर दिया कि हम लोग 75% तक ये भी जो है क्या करने वाले हैं, ये भी रिजर्वेशन लाने वाले हैं। किसके लिए? जो झारखंड के पीपल हैं, लोकल पीपल हैं, जिनको हम लोग झारखंडी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह है कि जो जॉब्स हैं वो 30,000 रुपये तक की होंगी। अगर 30,000 रुपये तक की जो जॉब है, 30,000 से अंदर की, 30,000 से नीचे की जो भी जॉब है वहाँ पर रिजर्वेशन है। अगर 30,000 से जो ऊपर की जॉब है वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी जाकर वहाँ पर जॉब कर सकता है। लेकिन जो 30,000 से नीचे की जितनी भी जॉब्स होंगी प्राइवेट सेक्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं, झारखंडी को दी जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे झारखंड का मैप है, किस किस से शेयर करता है बाउंड्रीज को। छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, इसके आसपास के स्टेट्स हो गए ये। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो ये बिल को आप कह सकते हो, ये एक तरीके से जो बिल है ये सभी लोगों के लिए लागू होने वाला है। बहुत सारे जो भी एंटरप्राइज होगा, कंपनीज होगी, प्राइवेट कंपनीज होगी, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म होगी, या फिर ऐसे कोई प्राइवेट सेक्टर जहां पे एक पर्सन ने 10 लोगों को एम्प्लॉइंग कर रखे हैं, मतलब 10 लोगों को हायर कर रखा है, तो वहां पर भी जो है ये चीज़ें एप्लीकेबल होने वाली हैं। और 75% तक रिजर्वेशन होने वाला है, मतलब कि उन कंपनीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ झारखंडी लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, जहां पर सैलरी 30,000 से कम होगी। लेकिन 30,000 से ऊपर होगी तो फिर कोई भी जाकर वहाँ पे वर्क कर सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, जो हरियाणा के अंदर बिल लाया गया था वहाँ पे लिमिट रखी गई थी 50,000 की। ठीक है, 50,000 से अंदर तक की जितनी भी जॉब्स होंगी वहाँ पर जो भी हरियाणवी होंगे उनको ये लोकल जॉब्स दी जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बता ही दिया, और वो मैंने बता दिया कौन कौन होगा। ये सब वो होंगे जो कि झारखंडी होंगे, और जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें सबसे पहले पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आगे जाकर डिफाइन करी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का आता है हमारा नेक्स्ट 4th आर्टिकल, और बात करी गई है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एक्सपोर्ट। ये देख पाओगे इस तरीके से हमारा हैंडीक्राफ्ट होता है, हाथ से हम लोग ये कढ़ाई बुनाई करके अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बनाते हैं। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम है इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस एक्सपोर्ट को हम लोग अभी खत्म कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इससे हमें नुकसान हो रहा है, फ़ायदा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आप देख पाओगे जो कंपनी है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इन कंपनीज को, ये जो कॉर्पोरेशन है इसको पूरी तरह से हम लोग क्लोज करने वाले हैं, इसको बंद करने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर ये कंपनी लॉस में चल रही है, और ये आज के टाइम पर नहीं, साल 2015-16 से ही लॉस में चल रही है। 5-6 साल हो गए लगातार लॉस में चल रही है। जितनी लागत लगाई जा रही है, लागत के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पर ये ज़रूरी है कि भाई इसको रिवाइव करा जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि ये कंपनी रिवाइव हो सकता है। ये हमारा हैंडलूम का एक्सपोर्ट वगैरह वापस से रिवाइव हो सकता है, यानी वापस से चल सकता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलें हैं, इस वजह से हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ आप कहोगे जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या? तो ये जितने भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनीज़ वगैरह थे, यहाँ पर क्या होगा, उनको एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दी जाएगी। ठीक है, उनको तो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दिया जाएगा। ठीक है, उनके एज अ रिटायरमेंट, आप कह सकते हो एज अ रिटायरमेंट दर्ज करने के बाद उनको बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आज का ये लास्ट आर्टिकल बात करता है रूल कर्व के बारे में। तो बेसिकली है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिकली बात करी गई है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। ये मुल्ला पेरियार डैम है, यहाँ पे आप देख पाओगे केरला के अंदर, ये देख पाओगे ये डैम है। तो इस डैम को लेकर ना, ये केरला और तमिलनाडु के बीच में आपस में विवाद रहता है, और ये बहुत पहले से चलता हुआ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखते हुए बोला है जो तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो
चीफ सेक्रेटरी हैं, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस डैम के प्रति इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी सुपरवाइजरी कमेटी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी है। ठीक है, जो भी डैम की इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे रूल कर्व क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है आप देख पाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो रूल कर्व लेकर आया है, यानी कि आप देख पाओगे जो इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डैम की, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस कमेटी को, वो दी जाएगी रूल कर्व की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो रूल कर्व होता है। अब ये रूल कर्व क्या होता है बेसिकली, तो आप देख पाओगे, देखो रूल कर्व होता है किसी जो भी बांध बना हुआ है, इस तरीके से हम लोग बांध बना देते हैं, कोई नदी है उसका हमने रिजर्वायर का पानी स्टोर कर लिया है। ठीक है, पानी जो है हमने जमा कर लिया, हमने यहाँ पे बांध बना दिया है, पानी निकालना होता है, बांध खोल देते हैं, पानी निकल जाता है, सबको मालूम है ना। ये जो रूल कर्व क्या होता है, ये फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल्स होते हैं, यानी कि पानी कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ये जो इसकी इंफॉर्मेशन है, ये पानी का, यानी आप देख पाओगे जो फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल है, पानी राइज हो रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन जाकर तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली इंफॉर्मेशन है। तो रूल कर्व क्या है आपको ध्यान रखना है, ये है फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल, जो भी पानी हमने स्टोर कर रखा है उसका पानी का कभी बढ़ना कभी कम करना, जो उसका लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, बेसिकली उसको हम लोग रूल कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इसके जो रूल कर्व के थ्रू ही हम लोग गेट ओपनिंग शेड्यूल रखेंगे, यानी कि बांध का गेट कब खोलना है कब नहीं खोलना, पानी ज़्यादा है कम है कब खोलना है कब नहीं खोलना, उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो गेट का शेड्यूल पूरी तरह से किसके ऊपर बेस होता है, रूल कर्व के हिसाब, रूल कर्व के ऊपर बेस होता है। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे अगर पानी ज़्यादा है तो गेट खोलना है नहीं खोलना है, पानी कम है तो बांध का गेट खोलना है नहीं खोलना है। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। और अगर हम बात करें जो ये बांध है, बांध की बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के लिए ये रूल कर्व का इस्तेमाल किया जाता है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग इस डैम के बारे में। ये बेसिकली बात सब की सब करी गई है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। अब इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देनी है, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। मुल्ला पेरियार जो डैम है, मान लो ये डैम है, इसका जो रूल कर्व है इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब अगर हम बात करें इस डैम की, तो बेसिकली ये जो डैम है ये मुल्लयार और पेरियार रिवर पे बना है, मुल्लयार और पेरियार रिवर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, दो रिवर के वजह से इसका नाम पड़ा है मुल्ला पेरियार डैम। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है मुल्ला पेरियार डैम। तो ये है आपको, ये लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी है, केरला के अंदर ये डैम है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है तमिलनाडु। चलो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब जो ये डैम है ये कहाँ पे लोकेटेड है, केरला के अंदर, लेकिन इसको जो ऑपरेट और पूरी तरह से मेंटेन कौन करता है, वो करता है तमिलनाडु। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। इस डैम को बनाया गया था 1887 और 1895 के बीच में, किसके द्वारा, जॉन पेनिक्विक के द्वारा। और यहाँ पे डिसाइड करा गया था आने वाले टाइम पे हम लोग ये वाटर आप कह सकते हो यूज़ करने वाले हैं, दोनों स्टेट्स मिलकर। तो बेसिकली यहाँ पर ये था रीज़न, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। आई होप आप लोगों को यहाँ पे इसके बारे में क्लियर हुआ होगा। एक बार हम लोग मैप अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है। तो बेसिकली दो रिवर है, ये दो रिवर का नाम मिलाकर मुल्ला पेरियार पड़ा है। कौन कौन सी रिवर है, एक है मुल्लयार, दूसरी है पेरियार रिवर। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे ये डैम बना हुआ है, तो उसी वजह से हम लोग इसको मुल्ला पेरियार डैम बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डैम से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो डैम के बारे में ज़रूर याद रखना, जो इसका बैकग्राउंड स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़रूर याद रखना। ओके, कहाँ पे लोकेटेड है और क्या विवाद है ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो और देखो बेल आइकन प्रेस कर लेना। प्लस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।